Hello everyone, I am GP Srivastava, Director of Wiseman Institute of English. जैसा कि पिछले प्रस्तावना क्लास का घोषणा करते समय मैंने बताया था कि वाइजमैन इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश ऑनलाइन क्लासेस शुरू करने जा रही है और यह ऑनलाइन क्लास का प्रथम क्लास है जिसमें कई तरह के प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन किया जाएगा। जनरली स्टूडेंट्स को ये माइंड में बैठा रहता है कि इंग्लिश जस्ट अ वेरी डिफ़िकल्ट लैंग्वेज, लेकिन ऐसी बात नहीं है। वैसे स्टूडेंट्स जिनका बेसिक इंग्लिश, बेसिक कंसेप्ट कमज़ोर होती है, वह एडवांस इंग्लिश को समझ पाने में असमर्थ महसूस करते हैं। तो हम लोग का शुरू का 3-4 क्लास सिर्फ बेसिक इंग्लिश को हम लोग क्लियर करेंगे और इस बेसिक इंग्लिश में सबसे इम्पोर्टेंट, चाहे वह बेसिक इंग्लिश हो, चाहे वह एडवांस इंग्लिश हो, चाहे वह कॉम्पिटिटिव इंग्लिश हो, अगर आपको पढ़ना है तो सबसे पहला काम है कि हम वर्ब चैप्टर के कंसेप्ट को क्लियर करें। ग्रामर में सबसे बड़ी जो चैप्टर मानी जाती है वर्ब। हर चैप्टर को पढ़ने के लिए वर्ब का डिफरेंट टाइप से क्लासिफिकेशन होता है। टाइम मेंटेनेंस पढ़ेंगे तो वर्ब का कुछ और क्लासिफिकेशन नज़र आएगा। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ेंगे और क्लासिफिकेशन नज़र आएगा। एनालिसिस सिंथेसिस पढ़ेंगे, वहाँ कुछ और ही क्लासिफिकेशन आएंगे। लेकिन इन सभी क्लासिफिकेशंस को पढ़ने के पहले सबसे पहले बेसिक कंसेप्ट ऑफ वर्ब की जानकारी न होने पर कोई भी चैप्टर समझ में नहीं आएगा। तो हम लोग का आज का प्रथम जो क्लास है वह वर्ब है, जिसको हिंदी में हम लोग क्रिया ऐसा हम लोग करेंगे कि ग्रामर को हिंदी ग्रामर के साथ, इंग्लिश ग्रामर को हिंदी ग्रामर के साथ अटैच करके अंडरस्टैंड करेंगे। बिल्कुल आसान हो जाएगा वर्ब को पकड़ना। वैसे वर्ब को हम मात्र अभी 2 ही ग्रुप में बांटे हैं। ऐसा कहना भी गलत है कि वर्ब 2 प्रकार के होते हैं, लेकिन बेसिक कंसेप्ट में वर्ब को हम 2 ग्रुप में बांटकर आपको अध्ययन दे रहे हैं। एक वर्ब टू एक्ट, यह ऐसा वर्ब है जिसको एक्शन वर्ब के नाम से भी जाने। दूसरा क्लासिफिकेशन हम नॉन एक्शन वर्ब के पॉइंट्स को जानते हैं। नॉन एक्शन वर्ब कई तरह के होते हैं, अभी वहां हम लोग को नहीं पहुंचना है। सबसे प्रथम जो पॉइंट है वह है वर्ब टू एक्ट को क्लियर कर लेना, क्योंकि इसी वर्ब टू एक्ट से आगे आप टेंस का अध्ययन करेंगे, वॉइस का अध्ययन करेंगे, टाइम एंड टेंस का अध्ययन करेंगे। ज़्यादा इसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं, बिल्कुल आसान तरीका। वर्ब टू एक्ट या एक्शन वर्ब के 2 पॉइंट्स माइंड में रखें। वैसी क्रिया जिसको करने में टाइम लगता हो, करने में या होने में या एनर्जी लगता हो, पावर लगता हो, स्ट्रेंथ लगता हो, दैट इज कॉल्ड वर्ब टू एक्ट। आगे भी हम लोग को इसके एडवांस कंसेप्ट को पढ़ेंगे। अभी जैसे कि हम लोग देख ले, पढ़ना, लिखना, खेलना, कूदना, हंसना, दौड़ना, ये जितनी भी क्रियाएं हैं, इन सभी क्रियाओं में टाइम और एनर्जी ये दोनों लगता है, और इस तरह के वर्ब को हम वर्ब टू एक्ट कहेंगे। जैसे एज फॉर एग्जाम्पल, ही इज रनिंग। हम देखें कि इस वाक्य में कौन ऐसा शब्द है जिसमें मोशन है, इसीलिए, और जिसमें समय और शक्ति लगता है। तो रनिंग डिफिनिट है, दौड़ने में समय और शक्ति लगता है, इसमें मोशन है, तो इसको हम लोग वर्ब
इन मोशन के नाम से भी जान सकते हैं, जिसमें गति हो, दौड़ना कूदना, उन सारी क्रियाओं को हम वर्ब टू एक्ट कहेंगे। जैसे टू जंप वर्ब टू एक्ट, टू प्ले वर्ब टू एक्ट, टू क्राई वर्ब टू एक्ट, टू रन वर्ब टू एक्ट। यानी ये सारे वर्ब जो है वह हम लोग वर्ब टू एक्ट के अंतर्गत आते हैं। ये वर्ब टू एक्ट कई प्रकार के होते हैं, जिसके विषय में हम आगे की ओर देखें। अब हम लोग को सबसे पहले देखना है वर्ब टू एक्ट। ये तो क्लियर हो गया कि टाइम एंड एनर्जी है ना, समय और ऊर्जा लगती है, वह वर्ब टू एक्ट के अंतर्गत आते हैं। दैट इज कॉल्ड, हम एक्शन वर्ब, उसको एक्शन वर्ब के भी नाम से भी जानते हैं। इसको हम लोग मोशन वर्ब, वर्ब्स वर्ब इन मोशन, जो गति में होती है, जिसमें जिस क्रिया को होने में गति का अनुभव होता है, इनको साधारण समझने की दृष्टि से, सैद्धांतिक दृष्टि से, निर्माण की दृष्टि से हर तरह से, चाहे स्ट्रक्चर को ध्यान में रखकर देखें या बनावट को ध्यान में रखकर देखें या इसकी प्रवृत्ति को ध्यान में रखकर देखें, हम इसको तीन भागों में बांटा ही गया है वर्ब टू एक्ट को, जिसमें एक को कहते हैं वर्ब टू एक्ट या जो मोशन वर्ब होता है, जिसको हम लोग नेचुरल वर्ब के नाम से जानते हैं। नेचुरल, बहुत सारी किताब में अलग अलग नाम से भी इसको लिखा गया है। इसको हम लोग नेचुरल फॉर्म ऑफ वर्ब के नाम से भी जानते हैं। किसी किसी किताब में इसको बर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब के नाम से, यानी क्रिया का जन्म रूप, इसको हिंदी में हम नोट करा रहे हैं, क्रिया का जन्म रूप। वैसे जान लें, चाहे एक्शन वर्ब हो चाहे नॉन एक्शन वर्ब हो, उसका जन्म रूप जरूर होता है। जन्म रूप यानी कि जिसकी शुरुआत जो बर्थ फॉर्म होता है, नॉन एक्शन वर्ब का भी होता है और एक्शन वर्ब का भी होता है। तो इसमें आगे की ओर हम लोग देखेंगे। दूसरा, और इसको हम लोग मूल क्रिया के नाम से, हिंदी में मूल क्रिया है ना के नाम से जाना जाता है। दूसरा जो हमारा पॉइंट है वह है बेस वर्ब। बेस वर्ब, यह बहुत सारी हिंदी ग्रामर की किताबों में, संस्कृत ग्रामर की किताबों में इसकी चर्चा है, जिसको धातु क्रिया के नाम से जानते हैं। तीसरा जो है दैट इज कॉल्ड डिसऑर्डर्ड वर्ब। डिसऑर्डर्ड वर्ब, जिसको विकृत क्रिया का नाम से, और यही डिसऑर्डर्ड वर्ब एक ऐसा अध्ययन, एक ऐसा पॉइंट सामने लाता है। कहा जाता है कि जो स्टूडेंट्स डायरेक्ट अगर टेंस पढ़ता है, कभी भी उसके माइंड में टेंस अस्थायी नहीं रहेगा जब तक उस स्टूडेंट्स के माइंड में डिसऑर्डर्ड वर्ब के फॉर्म यूज के विषय में जानकारी नहीं हो। तो उसका स्पेशल अलग से क्लास दिया जाएगा। अगर हम देखते हैं तो नेचुरल वर्ब और डिसऑर्डर्ड वर्ब ग्रामर के अधिकांश पॉइंट को टच करता है, वैसे पॉइंट जिससे सेंटेंस का निर्माण होता है। सेंटेंस से संबंधित जितने भी पॉइंट्स होते हैं, जितने भी चैप्टर्स होते हैं, काइंड्स ऑफ सेंटेंस हो, एनालिसिस हो, सिंथेसिस हो, टेंस हो, है ना, सेंटेंस फॉर्मेशन हो, ये जितने भी पॉइंट्स होते हैं, उन सब को पढ़ने के लिए ये तीनों वर्ब के सेक्शंस का बेहतर बेसिक नॉलेज होना जरूरी है। तो ये होगा हम लोग का। अब देखिए कि कैसे हम नेचुरल वर्ब को पहचानेंगे, मूल क्रिया को पहचानेंगे, धातु क्रिया को पहचानेंगे, विकृत क्रिया को। बिल्कुल आसान। तो ये नेचुरल फॉर्म ऑफ वर्ब
बर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब, नेचुरल वर्ब, इसको समझने के लिए हिंदी के कुछ क्रियाओं का एग्जाम्पल यहाँ दिए गए हैं। पढ़ना, लिखना, दौड़ना, कूदना। इन सभी क्रियाओं में से अगर हम ना को हटा देते हैं, पढ़, लिख, दौड़, कूद, ना को हटा देने से यह क्रिया धातु क्रिया में बदल जाती है। धातु क्रिया में बदल जाती है किसी भी क्रिया में। जैसे लिखना, अगर इस ना क्रिया में से ना को हटा दे तो ये धातु क्रिया हो गया। तैरना, हंसना, जैसे कि है ना, हंसना, तो इसको ना को हटा दे तो ये धातु क्रिया में आ जाती है। तो नेचुरल वर्ब को समझने के लिए सबसे बड़ी पॉइंट्स होती है, हिंदी में पहले क्लियर करें कि धातु क्रिया रहती है, क्रिया प्लस ना, इससे निर्माण होता है नेचुरल वर्ब का। जैसे लिख ना, जैसे कूद ना, जैसे दौड़ ना, यानी कि जिस क्रिया के अंत में ना लगा हुआ है, समझ जाना है कि वह नेचुरल फॉर्म ऑफ वर्ब, क्रिया का मूल रूप, बर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब, क्रिया का जन्म रूप या नेचुरल वर्ब। अब हिंदी में तो ये क्लियर हो गया। इंग्लिश में इसको पहचानने का बिल्कुल आसान तरीका है, क्रिया के पहले टू लगा। लिखना, टू राइट, कूदना, टू जंप, दौड़ना, टू रन, हंसना, टू लाफ। ये हिंदी में और ये इंग्लिश में। यह इंग्लिश में किसी भी क्रिया का जन्म रूप माना जाता है। और इसको पॉइंट्स करने के लिए एक और ही बहुत ही फेमस नाम है, जिसको हम लोग हर किताब में इसकी चर्चा है, जिसको इन्फिनिटिव के नाम से भी जानते हैं। जितने भी आजकल की जो ग्रामर की किताबें निकल रही हैं या पुरानी जो भी किताबें हैं, उसमें ज़्यादातर इन्फिनिटिव शब्द का यूज किया गया है। वैसे ये भी कई प्रकार के होते हैं, लेकिन यहाँ पर बेसिक कंसेप्ट है। एडवांस कंसेप्ट में इन्फिनिटिव के कई रूप होते हैं। इसको हम लोग वर्ब टू वर्ब विथ टू के नाम से भी जानते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि ऐसा माइंड में नहीं रखना है कि टू राइट का इंग्लिश, टू राइट का हिंदी लिखना होता है और लिखना का इंग्लिश सिर्फ टू राइट होता है। वाक्य में प्रयोग के आधार पर लिखना का इंग्लिश कई तरह से हम लोग व्यक्त करते हैं। टू राइट का भी भाव कई तरह के होते हैं। एक छोटा सा बेसिक कंसेप्ट माइंड में बैठाएं इन एग्जाम्पल के द्वारा। एज फॉर एग्जाम्पल हम लोग देखें कि अगर क्रिया के अंत में धातु प्लस ना, एक पॉइंट्स लेकर चले, जैसे दौड़ना। दूसरा धातु प्लस ने, जैसे दौड़ने। तीसरा धातु प्लस ने प्लस के लिए, जैसे दौड़ने के लिए। धातु प्लस ने प्लस को, जैसे दौड़ने को। जैसे धातु प्लस ने प्लस वाला, वाली, वाले। इन सभी स्ट्रक्चर, सभी पॉइंट्स के लिए हम एक शब्द का यूज कर सकते हैं,
2 प्लस V1 दैट इज इंफिनिटिव। अब देख लें, दौड़ना, दौड़ने के लिए, दौड़ने को, दौड़ने वाला, इन सभी को व्यक्त करने के लिए टू रन हम लिख सकते हैं। कैसे कैसे स्ट्रक्चर में ये आएंगे ये हम लोग वाक्य में देखेंगे, लेकिन इससे बेसिक भाव यही बैठता है। जैसे एक पॉइंट और देखें, अगर लिखते हैं टू गो, तो इससे बेसिक कौन कौन से भाव निकलते हैं? जैसे जाना, जाने, जाने को, जाने वाला, जाने के लिए, इतने भाव निकलते हैं। लेकिन ऐसा कहना गलत है कि टू गो से जाना के छोड़कर अन्य कोई भाव नहीं व्यक्त होता है, या जाने के लिए का यूज सिर्फ इंग्लिश में टू गो द्वारा ही व्यक्त किया जाता है। क्योंकि वाक्य स्ट्रक्चर के अनुसार जाने के लिए है ना, कहीं यहाँ पर टू गो भी लिखा जाता है, कहीं पर फॉर गोइंग भी लिखा जाता है, लेकिन कंडीशन होता है कि कहाँ टू गो और कहाँ फॉर गोइंग। तो ये सब झंझट में अभी नहीं पढ़ना है। अभी सबसे प्रमुख काम है हम लोग को सब्जेक्ट और वर्ब के बीच के रिलेशन को क्लियर रखें और टेंस को मजबूत कर लें। ये हमारा बेसिक क्लास का मुख्य पॉइंट है कि आपके पास वर्ब से लेकर टेंस तक का बेसिक नॉलेज होना चाहिए। अगर ये नॉलेज नहीं हुआ तो ग्रामर का कोई सेक्शन कोई स्टूडेंट्स नहीं पढ़ सकता है, नहीं बेहतर से समझ सकता, नहीं उसके दिमाग में अस्थायी रूप से वह मैटर रह सकता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स की कंप्लेन होती है कि सर बार बार मैंने टेंस पढ़ा, बार बार मैं भूल जाता हूँ, चाहे वह इंटर के स्टूडेंट्स हो चाहे ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स हो। वैसे स्टूडेंट्स जिनको वर्ब का बेसिक कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा, वैसे स्टूडेंट्स के माइंड में कभी भी टेंस अस्थायी नहीं होगा। और जब टेंस अस्थायी नहीं होगा तो ग्रामर का 80% चैप्टर उनको समझ में नहीं आएगा, लिटरेचर समझ में नहीं आएगा, तो लैंग्वेज की जानकारी नहीं हो पाएगी। अब देखें एक उदाहरण से पहला पॉइंट्स लेकर चलते हैं। ऐसे वह जाने को है, या वह जाने वाला है। तो इसको कंडीशन को व्यक्त करने के लिए वह ही है इस। अब जाने वाला, दौड़ने को इंफिनिटिव का यूज कर देंगे, यानी कि टू गो। हम लोग आज ट्रांसलेशन में ज़्यादा आगे नहीं बढ़ेंगे। वर्ब मुख्य पॉइंट्स हम लोग का वर्ब का है। एक दो उदाहरण देख लें, आगे हम लोग इंफिनिटिव टू का एक अलग से सेक्शन शुरू किया जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर माना जाता है, इसका सेपरेट क्लास होना चाहिए। कंबाइंड क्लास से ये कंसेप्ट नहीं क्लियर होने वाला है। फिर हम लोग देखें, जैसे सीता दौड़ने वाली थी, तो सीता थी वाज, अब दौड़ने वाली, वाली लग गया टू। तो इस तरह हम लोग बेसिक फॉर्म में देखते हैं। एक चीज और इसमें बहुत ही पॉइंट्स वाली, बहुत सारे स्टूडेंट्स के अंदर ये कंफ्यूजन होती है, गलतियां कर देते हैं। होता क्या है, हम लोग देखते हैं कि जब आगे डिसऑर्डर्ड वर्ब पढ़ेंगे तो हम लोग बहुत सारे पॉइंट्स देखेंगे, लेकिन एक उदाहरण को गाली देते हैं। गो का रूप गो देखते हैं, V1 होता है, वेंट, ये बिल्कुल आसान चीज है, मालूम होना चाहिए। गॉन, गोइंग और गोस, ये 5 फॉर्म होते हैं, V1, V2, V3, V4 और V5।
अब प्रश्न उठता है, हमने बताया था कि किसी भी वर्ग का जन्म रूप होता है, तो आखिर गो, वेंट, अगर पूछा जाए गोइंग का जन्म रूप बताइए, किस वर्ग से इसका जन्म हुआ है, गॉन का जन्म रूप बताए, गोज का जन्म रूप बताए, तो ये जितने भी वर्ग का निर्माण हुआ है उसका बर्थ फॉर्म जो है, उसका जन्म रूप जो होता है तो वो होता है। उसी तरह चाहे राइट, रोट, रिटेन, राइटिंग, राइट्स, अगर पूछा जाए राइट, रोट, रिटेन, राइटिंग और राइट्स, तो अगर देखा जाए ये 5 फॉर्म है। अब पूछा जाए कि आप राइटिंग का जन्म रूप बताएं, किस वर्ग का, राइटिंग वर्ग का शुरुआत किस रूप से हुआ, तो चाहे वो कोई भी रूप हो, 1 से लेकर 5 तक इसकी शुरुआत हुई है टू। इसीलिए नेचुरल वर्ब को बर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब कहते हैं। क्रिया का जन्म, जितने भी ग्रामर में वर्ब है उसका जन्म रूप डिफिनिट होता है, और उसी जन्म रूप से क्रिया अपने रूप में क्या होता है, परिवर्तन करता है। बहुत सारे हिंदी ट्रांसलेशन किताबों में जो अनुवाद का एक्सरसाइज देता है, आप लोग देखे होंगे, है ना, उसमें हिंदी वाक्य दे दिए जाते हैं और नीचे शब्द दिए हुए रहते हैं, उसका इंग्लिश लिखा हुआ रहता है। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लें, वह तैरता है, ये छोटा सा एग्जाम्पल, और नीचे जो वर्ड मीनिंग्स दिया, हिंट्स में दिया रहता है, उसमें तैरता है नहीं लिखा हुआ रहता है, उसमें लिखा रहता है टू स्विम, और इसका हिंदी लिखा रहता है तैरना। अब स्टूडेंट्स के दिमाग में होती है कि वह तैरता है का दे दिया टू स्विम, इसका मतलब है कि ही टू क्या होना चाहिए, स्विम होना चाहिए। ऐसा स्टूडेंट्स गलती करते हैं, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये तो जन्म रूप दे दिया, वर्ब का जन्म रूप ये दिया हुआ है तैरना, टू स्विम। स्टूडेंट्स ये गलती कर देते हैं जो बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये वर्ब फॉर्म दिया हुआ है, जन्म रूप दिया हुआ है, और इस रूप को हम चेंज करेंगे। जिस तरह हिंदी में शब्दों को ग्रामर में, हिंदी ग्रामर में वर्ब की क्रिया को चेंज किया जाता है, जैसे तैरना, तैरना से बना तैरता है, तैरना जन्म रूप हुआ, उससे बना तैरता है। उसी तरह टू स्विम जन्म रूप हुआ, और इससे V1, V2, V3, V4, V5 इतने रूप आते हैं। इन 5 रूप में कौन ऐसा रूप होगा जो यहाँ ग्रामर की दृष्टि से सही होगा? तो यहाँ ग्रामर का बेसिक कंसेप्ट की भी जरूरत है, ग्रामर का, यहाँ टेंस की भी जरूरत है। जैसे वह तैरता है, ही स्विम्स। अब प्रश्न उठता है कि यह कैसे आया, ये तो आगे का पॉइंट्स है। जब तक हम लोग वर्ब को क्लियर करके टेंस तक नहीं पहुँचेंगे तब तक ये पॉइंट्स क्लियर नहीं हो सकता है। आज के क्लास में हम लोग इतना पॉइंट्स देखें कि क्रिया के जन्म रूप से लेकर, है ना, नेचुरल फॉर्म ऑफ वर्ब, बर्थ फॉर्म और वर्ब, नेचुरल वर्ब के विषय में हमने बताया। इसका यूज अभी नहीं बताया कि कहाँ किसका क्या यूज होता है। अभी पहचानना है कि यह क्रिया किस रूप में है। पहले पहचान आ जाए तब यूज पढ़ेंगे, यूज में ही हम लोग को बेसिक कंसेप्ट और क्लियर होता चला जाएगा। धन्यवाद। नेक्स्ट क्लास हम लोग फिर पुनः देंगे। आगे इसी क्रम में, ऐसा नहीं है कि इसके बाद दूसरा सेक्शन उठा लें, इस तरह नहीं। जब तक इसका क्रम टूटेगा नहीं, ये वर्ब चैप्टर का, बीच में कोई अन्य क्लास नहीं दिया जाएगा। स्पेशल क्लास इंटरमीडिएट लिटरेचर का दिया जा सकता है, स्पोकन इंग्लिश का दिया जा सकता है, लेकिन ग्रामर सेक्शन में जब तक ये बेसिक कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक ना सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का क्लास दिया जाएगा, ना टाइम एंड टेंस का, ना एनालिसिस का, ना सिंथेसिस का। तो इस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के पहले आप ये माइंड में मेकअप कर लें
कि हमको बेसिक कंसेप्ट क्लियर करते हुए आगे बढ़ना है, बीच बीच में जंप करके आगे की ओर नहीं जाना है। धन्यवाद।